जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस रैपिड रिवीजन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 9 का इंडिया साइज एंड लोकेशन को वन शॉट में क्लियर करेंगे और देखेंगे कि पूरे भारत के बारे में जानकारी कितना हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो भारत अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब को बीचों बीच जो लाइन पास होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। भारत इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। लेकिन इसका लोकेशन की अगर बात करें तो वो है भारत के ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। अगर दूसरी बात करें तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड होता है जो कि ऊपर से नीचे आता है, मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन आपके क्या कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड। लेकिन अगर लेटीट्यूड की बात करें तो हो जाता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, जो कि ईस्ट से वेस्ट आता है, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, तो लेटीट्यूड। तो भारत के बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो है आपका क्या चीज, लेटीट्यूड। तो भारत का अगर लेटीट्यूड की बात करें तो भारत का ऊपर और नीचे जो लेटीट्यूड टच करता है वो क्या है, तो नीचे जो टच करता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि नीचे टच कर रहा है तो नॉर्थ। अब भारत सोचेगा कि भारत का जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, लेकिन भारत पूरी तरह से नॉर्थ में सिचुएटेड है, इसलिए निचला हिस्सा नॉर्थ में ही आएगा और उसका जो लेटीट्यूड होगा 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट नॉर्थ, और ऊपर जो होगा वो होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इधर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये आपके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है, ठीक है। अगर भारत में राज्यों का जिक्र करें तो भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल 28 में अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो 9 राज्य हैं जो भारत के कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है। जैसे अगर हम वेस्टर्न घाट की ओर, मतलब अरेबियन सी कोस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले आपके आते हैं गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे अगर आएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आएंगे तो गोवा, गोवा के जस्ट नीचे आएंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आपका केरला है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर हो गया आपका कौन, वे ऑफ बंगाल के कोस्ट में अगर बात करें तो सबसे नीचे है आपका तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिसमें 5 राज्य आपके अरेबियन सी की ओर और 4 राज्य आपके बे ऑफ बंगाल में। तो 9 राज्य जो कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है। और अगर बात करें तो भारत का टोटल कोस्टल एरिया जो है 6600 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसमें अंडमान और निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड यूटी हैं इसको भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये आइलैंड को छोड़ दिया जाए तो 6600 किलोमीटर होगी। अगर भारत का टोटल लैंड बाउंड्री बोला जाए तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत का नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की दूरी जो है, अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट की दूरी की बात करें तो वह है 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलते अगर हम भारत के राज्यों की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है अकॉर्डिंग टू एरिया तो वह है राजस्थान। अगर हम एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया की बात करें तो सबसे छोटा है गोवा, जो कि आपके वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, ग्रेटेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो वो हो जाएगा आपका यूपी, आदित्यनाथ की नगरी यूपी, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट तो वो हो जाएंगे आपके कौन सा, तो वो हो जाएंगे आपके सिक्किम, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें डेंसिटी के हिसाब से, जहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, वो है हमारा बिहार, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कम एरिया में, और सबसे कम पॉपुलेशन ज्यादा एरिया में, मतलब डेंसिटी कम है कहां पे, तो वह अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत राज्य है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम लोग भारत के यूटी यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे। यूनियन टेरिटरी पर कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी चलती है, पूरा देख रेख उन्हीं के अंडर होता है। तो भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, उसके नीचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के जस्ट बगल में दिल्ली, दिल्ली से नीचे उतरेंगे तो बे ऑफ खंबात के आसपास जो है उसका नाम है दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली। उसके जस्ट नीचे अरेबियन सी में ही है आपका कौन, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के जस्ट अपोजिट में है आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी से जस्ट अपोजिट में आपका कौन है, अंडमान और निकोबार। ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं जो भारत में सिचुएटेड है। लेकिन इसमें अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा है आपका लद्दाख और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है आपके लक्षद्वीप। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में देखें तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है यूटी आपके दिल्ली, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा आपके लक्षद्वीप। लेकिन अगर हम बात करें डेंसिटी के हिसाब से तो डेंसिटी में सबसे आगे आपका दिल्ली, लेकिन सबसे कम है आपके अंडमान और निकोबार, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत के अगर बीचों बीच कोई रेखा पास करती है, लेटीट्यूड क्रॉस करता है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाता है। तो भारत में वेस्ट में जो सबसे पहला राज्य जहां से ये गुजरती है गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे ज्यादा दूरी जो ट्रेवल करती है वो है मध्य प्रदेश और सबसे कम जो ट्रेवल करती है वो है राजस्थान। ये 8 राज्य में जो कैपिटल है रांची, जो कि एक ही कैपिटल है जो पूरी तरह से कहां सिचुएटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक रिवर जो माही रिवर है जो 2 बार क्या करती है, पास करती है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिलेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है
उसको हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोलते हैं, जो भारत के यूपी स्टेट के मिर्जापुर शहर से होकर क्रॉस करती है। भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करती है। पहला राज्य यूपी, दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश से होकर ये क्रॉस करती है। और इसी से पूरे भारत का टाइम लोकेट होता है। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो सूर्योदय है, सनराइज है, वो गुजरात के सनराइज से 2 घंटा अर्लियर है, या सनसेट गुजरात का उससे 2 घंटा बाद में होता है। ऐसा क्यों? तो इसको समझते हैं कि भारत का अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, लेकिन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिग्री है उसके आधार पर टाइम लोकेट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात से जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो अरुणाचल प्रदेश से पास करता है लास्ट में उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये दोनों में अगर फासला में कितने लॉन्गिट्यूड पास करते हैं तो 30 पास करते हैं। कितने पास करते हैं? 30 लॉन्गिट्यूड। और एक लॉन्गिट्यूड को पास करने में टाइम 4 मिनट लेता है। तो आप एवरेज लगा सकते हैं 30 × 4 = 120 मिनट, और 120 मिनट = 2 आवर। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि दोनों के बीच, सनराइज और सनसेट के बीच 2 घंटे का फासला होता है, वो किसके वजह से? तो उसके बीच मौजूद 30 लॉन्गिट्यूड, जो कि हर लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। तो टोटल को क्रॉस करेगा तो 30 × 4 = 120 मिनट = 2 आवर लगे। सुएज कैनाल जो कि मिस्र, इजिप्ट में बसा हुआ है, और ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। इसकी ओपनिंग 1869 में हुई थी, और जब ये ओपन नहीं हुआ था उसके पहले एशियन कंट्री से अगर हमको दूसरे देश जाना होता था, यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री, तो वहाँ पे जाने के लिए पूरा अफ्रीका क्रॉस करके 7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती थी। उससे समय भी ज़्यादा लगता था और उसमें खर्च भी ज़्यादा बैठते थे। लेकिन जब से ये ओपनिंग हुई तो पूरे हम लोग अफ्रीका को ट्रैवल ना करके सीधे बाय पास रास्ते निकल गए, जिससे 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, जिससे भारत को और अन्य देशों को भी यातायात करने में, व्यापार करने में बहुत आसानी हुई, जिससे समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, जिससे व्यापार बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। और ये हमारे एशियन कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा किया, और भारत की इकोनॉमी और अन्य देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें 2-3 रीजन है जो कि एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, डिस्टेंस कम हुई 7,000 किलोमीटर के आसपास। दूसरा, टाइम की बचत हुई, 15 दिन से कम समय लगता है अब यूरोपियन कंट्री में सामान को पहुंचाने में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होने लगे, बहुत लोगों से टच होने लगे, जिससे व्यापार बहुत तेजी से क्या हुई? ग्रोथ हुई, और ये भारत की इकोनॉमी को नीचे से एकदम ऊपर तक लेके चला गया। इसलिए सुएज कैनाल के खुलने से हमारे देश के साथ साथ यूरोपियन कंट्री और हमारे एशियन कंट्री को भी बहुत फायदा हुआ। हम भारत के नाइबर कंट्री की अगर बात करें तो भारत के नाइबर कंट्री वेस्ट में नहीं है, वेस्ट के ऊपर और नॉर्थ के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में है गधा पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपका तिब्बत, चाइना, नेपाल और भूटान। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है, और नीचे अगर साउथ की बात करें तो 2 देश है आइलैंड कंट्री, जिसका नाम श्रीलंका और मालदीव है। ये हमारे पड़ोसी देश है। ऐसे देश तो अगल बगल में बहुत हैं, लेकिन ये सबसे नाइबर कंट्री हमारे यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का जो निचला हिस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र से घिरा है। भारत के 9 राज्य इससे जुड़े हुए हैं, जहां से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हमको आसानी होती है। अन्य देश भी इसी रास्ते से होकर व्यापार करते हैं, जिससे भारत को पॉजिटिव फायदा मिलता है। वो देश भी हमारे साथ इन्हीं राज्यों से, इन्हीं रास्ते से हमारे साथ व्यापार करते हैं, जिससे हमको आसानी होती है व्यापार करने में, और हमारा व्यापार भी बहुत तेजी से इन दिनों बढ़ते जा रहा है। और ये आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से ही बहुत ज्यादा फायदा में हम लोग रहे हैं, और सुएज कैनाल के खुलने से और ज्यादा फायदा हो गया, जिससे सारी जहाजें इधर से होकर ही गुजरती है। दूसरा दृष्टिकोण देखें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी नौसेना यहाँ बहुत अच्छे से रिहर्सल कर सकती है, और दूसरे देशों के काले करतूतों पर आसानी से नजर रख सकती है। और तीसरी अगर बात करें तो भारत में जो जलवायु है, जो मानसून है, वो इसी रास्ते से भारत में एंट्री करती है और भारत में वर्षा कराती है, जिससे फसल अच्छे से हो पाते हैं। तो ये निम्न कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एरिया भारत के लिए एकदम सुनहरा है, पॉजिटिव वे है, जो कि हम अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ देखेंगे स्ट्रेट और गल्फ के बारे में। स्ट्रेट जो है 2 बड़े वाटर बॉडीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे अगर बात करें हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मेडिटेरियन सी को हम अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, और भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाल्क स्ट्रेट। उधर वाले समुद्र को इधर वाले समुद्र से कनेक्ट भी करता है, और श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाल्क स्ट्रेट। तो याद रखना। और जो आपका गल्फ है वो बड़े हिस्से जमीन से घिरे होता है, एक हिस्सा जो होता है आपका पानी से घिरा होता है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। भारत में जो विदेशी लोग, व्यापार लोग आते थे, वो समुद्र से ज़्यादा आपके पासेस, माउंटेन पासेस होकर जाते थे, जो नॉर्थ से होकर भारत में एंट्री लेते थे, और यहाँ आकर भारत के मसाले, चाय पत्ती, मसलन बहुत सारी चीज़ों को व्यापार के तौर पर लेकर अन्य देशों में जाते थे, जिससे भारत का व्यापार अन्य देशों के प्रति और वहाँ का व्यापार यहाँ के प्रति बहुत तेजी से बढ़ा, लोग आने जाने लगे। और ये ओशियन रूट से ज़्यादा पहले लोग किससे ट्रैवल करते थे? तो पासेस के थ्रू। नॉर्थ से एंट्री होती थी, मतलब पहाड़ी इलाका उधर ही, उधर से भारत में पासेस के थ्रू एंट्री होती थी। अब देखते देखते दोनों तरफ से एंट्री होने लगे और व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। भारत बेसिकली 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा होता था।
व्यापार होता था। पहला आपका चाय पत्ती की, मसाला की, मसलन की, ये सब कॉटन की, रेशम की, भारत में बहुत उच्चतम क्वालिटी की ये सारी चीजें पाई जाती है, जो कि व्यापार का एक केंद्र बन गया। और देखते देखते बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हुए और भारत से बहुत सारी चीजें जैसे डेसिमल सिस्टम, उपनिषद की कहानी, रामायण, पंचतंत्र, ये सारी कहानियां, जानकारी, ग्रंथ वगैरह लेकर विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ और हम भारत धर्म गुरु के नाम से कहलाए, जो कि हमारा नॉलेज पूरे पूरे विश्व में क्या हुआ, प्रचलित हुआ। और ग्रीक स्कल्पचर्स और साथ में आर्किटेक्चर्स, ये सारी चीजें हमारे वेस्ट एशिया से भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बहुत तेजी से क्या हुआ, प्रचलित हुआ। और ये देखते देखते भारत अन्य देशों में एक मिसाल कायम किया, जो कि बहुत तेजी से क्या हुआ, अंग्रेज और अन्य आक्रमणकारी की नजर में आया, भारत में आक्रमण हुए, भारत से बहुत सारी चीजें लूट फूट कर ले गए और धीरे धीरे भारत आजाद हुआ। और हम अभी पूरे विश्व में एक नई पहचान बना रहे हैं, एक आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं और हम लोग मॉडर्नाइजेशन सिस्टम में एकदम डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम लोग और आगे तक जाएंगे। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट की बात करें तो प्रोविंसेस वाज द ब्रिटिश ऑफिसर एंड इलेक्टेड बाय द गवर्नर, मतलब गवर्नर के द्वारा चुने जाते थे, अंग्रेज के अधिकारी होते थे और वो रूल करते थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है वहां के लोकल हेरिडिटी रूलर्स होते थे, लेकिन अंग्रेजों के देखरेख में। ये 1947 के पहले की कहानी है। लेकिन ये जो बहुत राज्य 500 550 से ज्यादा प्रांत हुआ करते थे, एरिया होते थे जहां अलग अलग राजा थे, इसको जोड़ने का काम किया, यूनिफिकेशन करने का काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया, यूनिटी पर्सन के नाम से जानते हैं। और 1947 के बाद जब भारत का संविधान बना, 1950 में जब चुनाव हुए, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और यहाँ पर जो शासन होती है डेमोक्रेटिक तरीके से होती है, जनता चुनती है, जनता ही सब कुछ करती है, इसलिए रूल बाय द पीपुल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और आपको अच्छे से आगे पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।